सभी विद्वान अध्यापक मित्रों, अभिभावकों एवं प्रिय छात्र छात्राओं के साथ प्रिय शिष्यों एवं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र कक्षा 10 क्षितिज भाग 2 हिंदी के गद्य खंड की ओर चलते हैं। आज है जीवन परिचय रामवृक्ष बेनीपुरी का, जिनका जन्म 1902 ईस्वी में और मृत्यु 1968 में हुई। आपका जन्म स्थान बेनीपुर मुजफ्फरनगर और आपके पिता श्री फूलचंद। आपके जीवन परिचय को जानते हैं थोड़ा सा विस्तृत रूप में कि आपका जन्म, आपकी उपलब्धि, आपकी साहित्यिक उपलब्धि जैसे नाटक, कहानी, निबंध, आलोचना, उपन्यास, रेखाचित्र, संस्मरण आदि सभी क्षेत्रों में आपने जो है अपनी प्रतिभा का प्रसाद दिया है। हिंदी साहित्य को, रेखाचित्र को आपने वास्तव में एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करने का काम किया। अगर इसका सारा श्रेय जाता है तो आपको ही जाता है। स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी भी रहे हैं आप। श्री रामवृक्ष बेनीपुरी हिंदी के महान लेखकों में गिने जाते हैं। हृदय में देशभक्ति की आग और वाणी में शोले लेकर यह महान शब्द शिल्पी जब साहित्य सृजन के क्षेत्र में आया तो एक क्रांति उपस्थित हो गई हिंदी साहित्य के क्षेत्र में। आपके लिए विकिपीडिया की जानकारी है इस प्रकार की: रामवृक्ष बेनीपुरी भारत के महान विचारक, चिंतक, मनन करने वाले, क्रांतिकारी साहित्यकार, पत्रकार, संपादक थे। वे हिंदी साहित्य के शुक्लोत्तर युग के जो हैं प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। अर्थात शुक्लोत्तर युग जो शुक्ल के बाद का युग है उसके आप प्रसिद्ध साहित्यकारों में माने जाते हैं। तो विकिपीडिया की ये जानकारी है आपके लिए। अब आपका विस्तृत जीवन परिचय देखते हैं। आपका जन्म 1902 में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बेनीपुर नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता श्री फूलचंद एक साधारण किसान थे। बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया। अभाव से जीवन रहा तो इनका लालन पालन इनकी मौसी ने किया। अभावग्रस्त जीवन जीने के बावजूद भी आप एक प्रतिभाशाली जो है व्यक्ति रहे हैं। आपके जीवन परिचय में ये सब देखने को मिलते हैं, आपके काव्यों में, आपकी कृतियों में। आपकी प्रारंभिक शिक्षा बेनीपुर में हुई और बाद में ये अपने ननिहाल में पढ़े। मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने से पूर्व ही सन 1920 में ईस्वी में उन्होंने अध्ययन छोड़ दिया और गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। अर्थात एक क्रांतिकारी विचारधारा की भी आप व्यक्ति रहे हैं। और इसके साथ ही आगे स्वाध्याय के बल पर ही इन्होंने जो है हिंदी साहित्य की विशारद परीक्षा उत्तीर्ण की। ये राष्ट्र सेवा के साथ साथ साहित्य की भी साधना करते रहे, इस बात को मानना पड़ेगा। साहित्य की ओर इनकी रुचि वास्तव में श्री रामचरितमानस के अध्ययन से जागृत हुई। रामचरितमानस वास्तव में एक ऐसी पुस्तिका है हमारे, उसमें एक ऐसा धर्म ग्रंथ है जो आदमी को सद्भाव, सद्बुद्धि और सद्विचार प्रकट करता है। तो इसी से क्या हुआ कि 15 वर्ष की आयु से ही आपकी पत्र पत्रिकाओं में जो है कहानियाँ वगैरह छपने लग गई, लिखने लग गया पत्र पत्रिकाओं के लिए। देश सेवा के परिणाम स्वरूप इनको कई बार जेल भी जाना पड़ा। और ये महान शिल्पी, महान साहित्यकार, भारतीय चिंतक और दर्शन वाला व्यक्ति जो है सन 1959 में आपका देहावसान हो गया। रेखाचित्र और संस्मरण विधा को महान उपलब्धि देने वाले रामवृक्ष बेनीपुरी के जीवन का आप कक्षा अनुभव करते हैं, कक्षा शिक्षण के अनुभव के साथ। चलिए। नमस्कार। आज हम आपके पास लेकर आए हैं कक्षा 10 गद्य में जो आपका द्वितीय पाठ है गद्य खंड में, वह है रामवृक्ष बेनीपुरी का बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत की चर्चा करने से पहले इसके जो लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी, इनका जीवन परिचय प्राप्त करते हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी, इनका जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिला बेनीपुरा गांव में हुआ है 1899 ईस्वी। बचपन बड़ा अभाव से घिरा है। बचपन में ही माता पिता की मृत्यु हो जाने से कठिनाइयों के कारण और अभाव के कारण आप जो है 10वीं हाई स्कूल से ज़्यादा नहीं पढ़ पाए। आपकी शिक्षा ये लिखिए, बचपन में ही माता पिता की मृत्यु होने से जीवन अभाव, कठिनाइयों आदि में बीता, तो 10वीं तक की शिक्षा आप प्राप्त कर सके। रामवृक्ष बेनीपुरी की उपलब्धियों के बारे में यदि बात करें तो जो स्वतंत्रता संग्राम की जो लहर चल रही थी, स्वाधीनता आंदोलन की, उसमें आप कई बार जेल गए। विशेषकर 1920 का जो आंदोलन है, इन्होंने उसमें बढ़ चढ़कर राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया।
कई बार जेल भी गए और 15 वर्ष की आयु से लेखन की बात करते हैं इनकी उपलब्धि में, तो 15 वर्ष की आयु में ही आपकी लेखन शैली दिखने लग गई, पत्र पत्रिकाओं में छपने लगे और ये मान के चलते हैं कि आप 15 वर्ष की आयु से लिखना आरंभ कर दिए थे। और लेखक के अलावा आप शानदार पत्रकार रहे हैं, बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार रहे हैं। ये बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार, आपको कलम का जादूगर कहा गया है क्योंकि उपन्यास, नाटक, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, रेखाचित्र और संपादन में आप देख ही रहे हैं, संपादकत्व किया है। तो कई पत्र पत्रिकाओं में आपने संपादन का काम किया है। आपकी मृत्यु सन 1968 में देहावसान आपका हो गया था। रचनाओं की बात करते हैं तो जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, आपकी रचनाएं जो है, पूरी रचनाओं को जो है रामवृक्ष बेनीपुरी के नाम से बेरूपनी रचनावली 8 खंडों में प्रकाशित किया गया है। आपकी रचनाओं में जैसे मैंने पहले बताया, उपन्यास भी है, कहानी भी है, संस्मरण भी है, रेखाचित्र है, यात्रा वृत्तांत है। तो चलिए देखते हैं रचनाएं। पतितों के देश में, ये आपका उपन्यास है। चिता के फूल, ये कहानी है। और अम्बपाली नाटक है। माटी की मूर्तें, बहुत प्रसिद्ध रचनाएं हैं ये, बहुत बार प्रश्न पत्र में आता है, बड़ी कक्षाओं में आता है और जब हम प्रतियोगी परीक्षाओं में जाते हैं तो इनसे संबंधित रामवृक्ष बेनीपुरी को मेरे जो बड़े मित्र हैं वो भी हल्के में न लें। ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है, ये पाठ, इनके रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो माटी की मूर्तें, ये रेखाचित्र है आपका। पैरों में पंख बांधकर, ये यात्रा वृत्तांत है, यात्रा वृत्त। जंजीरें और दीवारें, ये आपका संस्मरण है। तो रामवृक्ष बेनीपुरी की जो पूरी रचनावली को, बेनीपुरी रचनावली 8 खंडों में प्रकाशित किया गया है, यानी कि इनको अच्छा मिला है। और विविध विधाओं में आपको, गद्य लेखन की विविध विधाओं में आपको महारत हासिल है, आपको अच्छी प्रतिष्ठा मिली है, व्यापक प्रतिष्ठा मिली हुई है। संपादन की बात करते हैं, मैंने बताया प्रतिभाशाली पत्रकार रहे हैं, संपादक रहे हैं, कलम के जादूगर कहे जाते हैं। इसीलिए आपके संपादकत्व में दैनिक, मासिक, साप्ताहिक, त्रैमासिक, हर प्रकार की पत्र पत्रिकाओं का, दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, जितने प्रकार, कुछ मतलब उस समय जो चल रही थी मुख्य, उनमें आपका जो है संपादकत्व का कार्य रहा, आपने उनका संपादन किया है। जैसे तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी, नई धारा, ये आपके संपादन कृत जो है पत्र पत्रिकाएं हैं। इनमें से कुछ दैनिक हैं, कुछ साप्ताहिक हैं और कुछ मासिक हैं। तो स्वाधीनता की चेतना, आपकी जो रचनाएं हैं इनमें स्वाधीनता की चेतना, आम आदमी का दर्द, मनुष्यता की चिंता कि मनुष्यता को, मानवता को कैसे बचाया जाए, मानवता किस प्रकार की होनी चाहिए, ये आपके साहित्य में दिखाई देता है। और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या आप करते हैं। इतिहास की युगानुरूप, शाबाश, युगानुरूप पढ़ना सीखिए। युगानुरूप व्याख्या आप करने में सफल रहे हैं इतिहास की, अर्थात उस समय का क्या रहा, उस तथ्यों को आप तथ्य के द्वारा समझाने का बहुत सरल, सहज, जो एक आम आदमी भी समझ जाए, गांव का आदमी भी। इस प्रकार से अगर कहा जाए तो विशिष्ट शैलीकार होने के कारण ही आपको कलम का जादूगर कहा गया है। ये बात आपको माननी चाहिए, हमको माननी चाहिए कि इतनी विधाओं में आपकी जो है प्रतिभा है, आपका हस्तक्षेप है और विधाओं में वैशिष्ट जो है वह आम आदमी की चिंता, सामाजिक चिंता, मानवीय चिंता, इन सब के साथ, प्रकृति के साथ तादाद में, प्रकृति के साथ वो व्यक्ति कैसे जुड़ा था, क्या है दिखावा, क्या है वास्तविकता, ये सब दिखाने के कारण ही इसका वैशिष्टीकरण जो आपने दिखाया है अपनी रचनाओं में, इसी विशिष्ट शैलीकार होने के कारण ही आपको जो है कलम का जादूगर कहा गया है। रामवृक्ष बेनीपुरी की कुछ रचनाएं हैं। ये बेनी ग्रंथावली जो है, बेनीपुर ग्रंथावली आपके 8 भागों में है। मील के पत्थर है आपका, और विद्यापति पदावली,
और इसी प्रकार जो है लाल चीन, ये रामवृक्ष बेनीपुरी का बहुत बढ़िया वो है कृति। नींव की ईंट, ये भी एक बहुत बढ़िया निबंध है, पहले हम पढ़ते भी थे इसको। बंटवारे के रेखा चित्र और चार एकांकी, ये आपके नाटक साहित्य में आता है। इसी प्रकार कैदी की पत्नी, कैदी की पत्नी के बाद आपका उड़ते चलो, उड़ते चलो, ये भी रामवृक्ष बेनीपुरी का है। फिर है बेनी ग्रंथावली, जो है 8 भागों में संग्रहित है। ये इंटरनेट के द्वारा, अंतर्जाल के द्वारा आपको मैंने सूचना दी है। अब पुनः कक्षा शिक्षण का कुछ और रोचक बातें सुनते हैं, चलिए। ये बात आपको माननी चाहिए, हमको माननी चाहिए कि इतनी विधाओं में आपकी जो है प्रतिभा है, आपका हस्तक्षेप है, और विधाओं में वैशिष्ट का जो है वह आम आदमी की चिंता, सामाजिक चिंता, मानवीय चिंता, इन सब के साथ, प्रकृति के साथ तादाद में, प्रकृति के साथ वो व्यक्ति कैसे जुड़ा था, क्या है दिखावा, क्या है वास्तविकता, ये सब दिखाने के कारण ही इसका वैशिष्टीकरण जो आपने दिखाया है अपनी रचनाओं में, इसी विशिष्ट शैलीकार होने के कारण ही आपको जो है कलम का जादूगर कहा गया है। तो सभी मित्रों का, अध्यापक मित्रों का, अभिभावकों का, बच्चों का मैं पुनः हार्दिक अभिनंदन करते हुए आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हम इसके बाद जो है अगली वीडियो में मिलते हैं। आप सब सुखी रहें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।